गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के बंगाल दौरे पर रहेंगे, जहां वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। 1 मिनट में खबर देंगे। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर शुक्रवार देर रात पश्चिम बंगाल पहुंचे, जहां पर आज वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। आज गृह मंत्री सुबह 10:15 बजे स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण मिशन में श्रद्धांजलि देंगे। दोपहर 12:30 बजे वो सिद्धेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद करीब 1:15 बजे वो देवी महामाया मंदिर में पूजन करेंगे। इसके बाद दोपहर 1:30 बजे बेलीजुरी गांव में किसान परिवार के साथ भोजन करेंगे। दोपहर 2:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह एक जनसभा को संबोधित करेंगे। 3:45 पर अमित शाह मेदिनीपुर से वापस कोलकाता आएंगे। शुक्रवार को गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने पश्चिम बंगाल के दोनों आला अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की, जिन्हें दिल्ली आने के लिए कहा गया था। बातचीत के दौरान आला अधिकारियों ने राज्य की पुलिस व्यवस्था पर सफाई दी कि वहां सब कुछ ठीक है और जो भी घटना होती है तुरंत उस पर कार्रवाई की जाती है। गृह मंत्रालय की ओर से पश्चिम बंगाल के आला अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि राज्य में कानून व्यवस्था का पालन हर हाल में होना चाहिए। विधानसभा चुनावों के पहले टीएमसी में इस्तीफे का दौर जोर पकड़ने लगा है। 1 मिनट में पूरी खबर। पश्चिम बंगाल में चुनावों के ऐलान से पहले ही राज्य की सत्ताधारी पार्टी मुश्किल में आ गई। शुक्रवार को पार्टी के बैरकपुर से विधायक शीलभद्र दत्ता और टीएमसी की अल्पसंख्यक सेल में महासचिव कबीरुल इस्लाम ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, मगर पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर ने शुवेंदु अधिकारी का इस्तीफा नामंजूर कर दिया। उन्होंने कहा कि चिट्ठी में कुछ चीजें स्पष्ट नहीं है, जिसके लिए वो पहले शुवेंदु अधिकारी से बात करेंगे। The letter of resignation tendered by Shubhendu Adhikari MLA is not in proper form and does not conform to the provisions of the Constitution of India. बैरकपुर विधायक से पहले नंदीग्राम से विधायक शुवेंदु अधिकारी और पांडेश्वर से टीएमसी विधायक जितेंद्र तिवारी ने पार्टी छोड़ दी है। जी न्यूज से खास बातचीत में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि शुवेंदु अधिकारी आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। शुवेंदु अधिकारी कल ज्वाइन हो सकते हैं, अभी उन्होंने इच्छा प्रकट की है। कौन आ रहा है जरा सूची आप भेज दीजिए, उसके बाद जब हम यस कहेंगे उसके बाद ही। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित करते हुए विपक्ष को कृषि कानूनों पर घेरते नजर आए। 1 मिनट में खबर। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश में किसानों को संबोधित किया। किसानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कृषि मुद्दों पर विपक्ष को घेरा और कहा कि विपक्ष उनके बीच भ्रम और झूठ फैला रहा है, जबकि सत्ता में रहते हुए इन पार्टियों ने कभी कृषि सुधारों का वादा पूरा नहीं किया। जो हुआ ही नहीं है, जो होने वाला ही नहीं है, उसका भ्रम और डर फैलाने वाली जमात से आप सतर्क रहिए। अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एमएसपी लागू रहेगी। अगर एमएसपी बंद करनी होती तो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं की जाती। पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। एमएसपी न बंद होगी न समाप्त होगी। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे किसानों से कहा कि सरकार उनके साथ वार्ता के लिए हमेशा तैयार है। नए कृषि कानूनों के विरोध के बीच किसान एमएसपी पर कानून की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन के बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री फिलहाल किसान आंदोलन पर बयान ना दें, वो इस पर तब बोलें जब फैसला लेने की बात है। जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, प्रधानमंत्री जी को अभी नहीं बोलना चाहिए था। इसमें किसान और सरकार बात कर रही है, उनको जब आना चाहिए जब फैसले की बात हो। किसान नेता ने कहा कि अगर एमएसपी पर कानून पहले ही बन जाता तो किसान नुकसान से बच जाता। एमएसपी में अगर अब से पहले कानून बन जाता तो जो किसानों को नुकसान हुआ, एमएसपी से कम पे उसकी फसलें बिकी है तो नुकसान बच जाता किसानों का। दूसरी ओर कांग्रेस ने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने किसान आंदोलन के दौरान हुई मौतों का जिम्मेदार केंद्र सरकार को ठहराया है। एनआईए ने पंजाब में 10 खालिस्तानी आतंकियों पर हिंसा फैलाने के मामले में चार्जशीट दाखिल कर ली। शुक्रवार को एनआईए ने 10 खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। इन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट एनआईए स्पेशल कोर्ट मोहाली में दायर की गई है। इनमें नामित आतंकवादी गुरपत्तन सिंह पन्नू भी शामिल है। ये पूरा मामला
2017-18 से जुड़ा हुआ है। इसमें पंजाब में आगजनी की वारदातों समेत हिंसा फैलाने जैसी घटनाएं शामिल हैं। इस दौरान आरोपियों ने सिख फॉर जस्टिस और रेफरेंडम 2020 के समर्थन में ऑनलाइन दुष्प्रचार किया था। खालिस्तान के निर्माण के लिए एक ठोस साक्ष्यवादी अभियान शुरू करने के लिए इन अभियुक्तों को एक संगठित साजिश के तहत विदेशों से फंडिंग की गई। अभियुक्तों पर एक साजिश के तहत युवाओं को खालिस्तान की मांग करने के लिए उकसाने का आरोप है। इस चार्जशीट में एनआईए ने कुल 10 लोगों को आरोपी बनाया है। इनमें मुख्य आरोपी आतंकी गुरपत्तन सिंह पन्नू को बनाया गया है, जो न्यूयॉर्क में रहता है। बाकी 9 लोगों में परगट सिंह, सुखराज सिंह उर्फ राजू, विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की, मंजीत सिंह उर्फ मंगा, जडिंदर सिंह उर्फ गोल्डी, गुरविंदर सिंह उर्फ गोपी, हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी, कुलदीप सिंह, हरमीत सिंह उर्फ राजू के नाम शामिल है। किसान आंदोलन में दी जा रही कई सारी सुविधाओं में अब लाइब्रेरी और न्यूज़पेपर जैसी चीजें भी शामिल हो गई। किसान आंदोलन में फुट मसाज, वॉशिंग मशीन और सैलून जैसी सुविधाओं के बाद अब लाइब्रेरी और न्यूज़पेपर जैसी सुविधाएं भी दी जाने लगी हैं। स्क्रीन पर चल रहा ये दृश्य गाजीपुर बॉर्डर का है, जहां किसानों ने आंदोलन के दौरान सड़क पर ही लाइब्रेरी खोल दी है। आंदोलन में शामिल लोग यहां किताबें पढ़कर अपना समय बिता रहे हैं। इस लाइब्रेरी में किसान और खेती से जुड़ी हुई कुछ किताबों के अलावा प्रेरक कहानियों समेत कई दूसरी किताबें भी हैं। बुक्स तो किसानों की जो 3 नए कानून आए हैं उनके रिगार्डिंग बुक्स है काफ़ी सारी, और बहुत सारी बुक्स हैं। भगत सिंह की बुक है तो काफी सारी पढ़ते हैं। दिल्ली के दूसरी ओर सिंघू बॉर्डर पर कुछ स्वयंसेवकों के समूह ने ट्रॉली टाइम्स नाम के न्यूज़लेटर की शुरुआत की है। इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाली सुरमीत मावी पत्रकार रह चुकी हैं। हमने सोचा क्यों ना हम एक ऐसा अखबार ही निकाल दें जो सिर्फ फार्मर्स की बात करे और उस पर फिर बातचीत होनी शुरू हो उस तरीके से जैसे होनी चाहिए। ट्रॉली टाइम्स की संस्थापक मावी का कहना है कि विरोध कर रहे किसानों और नेताओं के बीच ये एक पुल का काम करेगा। वहीं दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर इस कंपा देने वाली ठंड में दिल्ली पुलिस के साथ साथ रोजी और रिस्की भी रोजाना ड्यूटी कर रही है। दिल्ली की सर्दी में आंदोलन कर रहे किसानों के साथ दिल्ली पुलिस और कई सुरक्षा कर्मी भी लगातार डटे हुए हैं। इनके बीच इस कंपा देने वाली ठंड में रोजी और रिस्की की जोड़ी भी लगातार ड्यूटी कर रही है। इनको हम 26 तारीख से ले आ रहे हैं जी, और जब भी हमें कोई ऑर्डर मिलेगा भीड़ को तितर बितर करने के लिए, हम तुरंत वहां पहुंचेंगे और उसको तितर बितर करेंगे। अच्छा। किसान आंदोलन में दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तमाम कंपनियां तैनात हैं। इनके साथ तैनात है दिल्ली पुलिस फोर्स की 2 घोड़ी, रोजी और रिस्की। ये दोनों पुलिस वालों की तरह ही 12 घंटे की शिफ्ट करती हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब हालात बेकाबू हो और भीड़ को तितर बितर करना हो तब इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों पिछले 16 वर्षों से लगातार दिल्ली पुलिस में अपनी सेवा दे रही हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में भी इन्हें तैनात किया जाता है। इसकी उम्र है ये 16 साल की है। अच्छा। हाँ जी, 16 साल में चल रही है। ये ड्यूटी के लिए फिट है। दिल्ली विधानसभा में नए कृषि बिलों को फाड़ने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने पुलिस में शिकायत की है। 1 मिनट में रिपोर्ट देखिए। नए कृषि कानूनों की प्रतियां दिल्ली विधानसभा में फाड़ने को लेकर बीजेपी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में बीजेपी ने आरोप लगाया कि कृषि कानून की कॉपियां फाड़कर किसानों को भड़काने की कोशिश की गई है। दरअसल कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था, जिसमें चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा 2 और विधायकों ने कृषि कानून की कॉपियां फाड़ दी थी। शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा में लगातार दूसरे दिन भी हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने बीजेपी पर एमसीडी में 2,500 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। एमसीडी के ऊपर भी चर्चा होगी और पूरी चर्चा होगी, क्योंकि इन्होंने 2,500 करोड़ रुपए का जो गबन किया है उसके ऊपर जरूर चर्चा होगी। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा में इस मसले पर सीबीआई जांच की मांग का प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित करवाया। हालांकि बीजेपी ने सभी आरोपों से इनकार किया है। चुना हुआ मुख्यमंत्री संविधान सम्मत संसद से पास किसी बिल को इस तरह से विधानसभा में टुकड़े टुकड़े फाड़ दे, ये बड़े शर्म की बात है। आज जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनावों के 8वें और आखिरी चरण का मतदान है। 1 मिनट में पूरी अपडेट देखिए। जम्मू कश्मीर जिला विकास परिषद के लिए आज 8वें और आखिरी दौर का मतदान होगा।
इस चरण में आज कुल 28 सीटों पर वोटिंग की जाएगी। इनमें जम्मू की 15 और कश्मीर की 13 सीटें शामिल हैं। इस चरण में कुल 168 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। कश्मीर के 83 उम्मीदवारों में से 31 महिला उम्मीदवार हैं, जबकि जम्मू से मैदान में 85 उम्मीदवार हैं, जिनमें 15 महिलाएं हैं। इस चरण में 5,20,000 से ज्यादा मतदाता हैं, जिनमें से 3 लाख से भी ज्यादा महिला मतदाता शामिल हैं। कुल 1703 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें कश्मीर में 1028 और जम्मू में 675 मतदान केंद्र हैं। साथ ही इस चरण में पंचायत उपचुनाव की 285 पंचों और 84 सरपंचों की सीटों के लिए भी मतदान होगा। डीडीसी चुनाव के लिए अब तक छठे चरण में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई, जहां 57% से भी ज्यादा वोटिंग हुई, जबकि सबसे कम वोटिंग दूसरे दौर के मतदान में हुई, जहां 48% लोगों ने वोट डाले। इन चुनाव की मतगणना 22 दिसंबर को होगी। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से देश के उत्तरी भाग का तापमान लगातार गिर रहा है। 1 मिनट में खबर दें। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से देश के उत्तरी भाग में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। कश्मीर में दिसंबर के महीने में 8 साल बाद भीषण ठंड देखी जा रही है। कश्मीर में लगभग हर दिन पारा शून्य के करीब दर्ज किया जा रहा है और मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट की भविष्यवाणी की है। मगर बर्फबारी देखने आ रहे सैलानियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। होटल पर्यटकों से भर गए हैं और इस बार यहां क्रिसमस और नए साल में पर्यटन उद्योग अच्छा रहने वाला है। पर्यटन विभाग आने वाले दोनों आयोजनों पर मेगा इवेंट की योजना बना रहा है। विभाग ने पहले ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी के छात्रों के लिए स्नो स्कीइंग कोर्स शुरू किया है। गुलमर्ग में यूटी टूर के खिलाड़ियों ने पर्यटन में फिर से हो रहे विकास पर खुशी जाहिर की है। वहीं भारी बर्फबारी के बीच घाटी में क्रिकेट का खेल भी आयोजित किया जा रहा है। 1 मिनट में रिपोर्ट दें। कश्मीर की गुरेज घाटी जैसी कोई जगह शायद ही आपने पहले कभी देखी हो। बर्फबारी की वजह से पूरी घाटी एक रंग में रंग चुकी है, लेकिन गिरता पारा और जमा देने वाली ठंड घाटी के युवाओं को रोक नहीं पा रही। यहाँ आइस क्रिकेट खेला जा रहा है, बर्फ पर पिच भी बनाई गई है और यहाँ पवेलियन भी है। कमेंट्री भी की जा रही है। ये एक पूरा टूर्नामेंट है जिसके लिए सारी तैयारियां की गई हैं। गुरेज से आई ये तस्वीर हर क्रिकेट फैन का दिल जीतने के लिए काफी है। इन युवाओं ने टूर्नामेंट के लिए किसी से मदद नहीं ली, लेकिन ये चाहते हैं कि घाटी में विंटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए। से अपना खर्चा हम लगा रहे हैं, तो अगर गवर्नमेंट इस टूर्नामेंट की तरफ तवज्जो दे तो यहाँ का टूरिज्म भी बढ़ेगा और यहाँ कुछ फायदा भी हो जाएगा। गुरेज की इन तस्वीरों को जो भी देख रहा है, पहले इन खूबसूरत नज़ारों का दीदार कर रहा है और फिर घाटी में जारी इस टूर्नामेंट का मजा ले रहा है। और अब 1 मिनट में देखिए देश भर से कोरोना अपडेट। देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 1 करोड़ के करीब पहुंच गए हैं। हालांकि कोरोना के नए मामलों में लगातार कमी आ रही है और कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या में भारत दुनिया में सबसे आगे है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 22,890 नए मामले सामने आए, जबकि 338 लोगों की मौत हो गई। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इस दौरान 31,087 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना से 99,79,447 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 95,20,827 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में इस वक्त 3,13,831 कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,44,789 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि देश में कोरोना मरीजों की ठीक होने की दर 95.40% पहुंच गई है। और देश में अब तक 15 करोड़ 89 लाख से ज्यादा कोरोना सैंपल की जांच की जा चुकी है। और अब आइए जान लेते हैं क्या है देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना अपडेट। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो दिल्ली में कोरोना के 1,418 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 37 लोगों की मौत हो गई। पिछले 24 घंटे में 2,160 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए हैं। दिल्ली में इस दौरान 88,400 कोरोना के टेस्ट किए गए, जिसमें पॉजिटिविटी रेट 1.60% रहा। दिल्ली में अब तक
कोरोना के 6,14,775 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 5,93,137 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि कोरोना से कुल 10,219 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में अब 11,419 एक्टिव मामले हैं। देश की सर्वोच्च अदालत ने स्वास्थ्य के मौलिक अधिकारों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर नाराजगी जताई है। 1 मिनट में खबर देखिए। शुक्रवार को देश की सर्वोच्च अदालत ने कोविड काल में दिशा निर्देशों को लागू करने में आई कमी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन की कमी से कोरोना जंगल के आग की तरह फैल गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस महामारी के कारण लोग बीमारी और दूसरी चीजों से जूझ रहे हैं। कर्फ्यू या तालाबंदी लागू करने की किसी भी निर्णय की घोषणा पहले से की जानी चाहिए थी, ताकि लोग अपनी आजीविका के लिए इंतजाम कर सके। 8 महीने के अथक परिश्रम के कारण स्वास्थ्यकर्मी थक गए हैं। उन्हें आराम देने के लिए कुछ योजना बनाने की आवश्यकता थी। राज्यों को सतर्कता से काम करना चाहिए और केंद्र के साथ सद्भाव से काम करना चाहिए। नागरिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य प्राथमिकता होनी चाहिए। स्वास्थ्य के मौलिक अधिकारों में सस्ता उपचार भी शामिल है। वहीं गुजरात के एक कोरोना अस्पताल में आग लगने की घटना पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने कहा कि अस्पतालों में फायर सेफ्टी को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कोर्ट ने सभी अस्पतालों को फायर एनओसी लेने का आदेश दिया और ऐसा न करने वाले अस्पतालों पर राज्य सरकारों को कार्रवाई करने का आदेश भी दिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.